स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ बीटल एंड टेटम ऑन न्यूरोस्पोरा के बारे में। अगर हम बात करें न्यूरोस्पोरा की, तो न्यूरोस्पोरा जो है ये एक फंगस है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद होती है, तो ये यहाँ पे आप अपने सामने ये ब्रेड देख रहे हैं, और इस ब्रेड के ऊपर ये जो फंगस लगी हुई है ये न्यूरोस्पोरा फंगस है। यहाँ पे अगर आप बड़ा करके देखें तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, इसको हमने बड़ा करके यहाँ पे देख लिया। और ये जो आपको रेडिश या ऑरेंज कलर की नजर आ रही है, ये क्या है? ये न्यूरोस्पोरा है। और अगर हम इसका कंप्लीट नेम देखें तो न्यूरोस्पोरा जो फंगस है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है न्यूरोस्पोरा क्रेसा। और अगर हम इसे आम इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, अगर हम ये देखना चाहें तो इसे कहा जाता है रेड ब्रेड मोल्ड। रेड ब्रेड मोल्ड इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर इस ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, और इसका जो कलर होता है वो रेडिश होता है या ऑरेंज होता है, इसलिए हम इसे रेड ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, और इसे ऑरेंज ब्रेड मोल्ड जो है वो भी कहा जाता है। अब अगर हम बात कर लें इसी फंगस की, तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम इस ऑर्गेनिज्म की बात करें कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो ये हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अब हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? अगर हम बात करें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है, वरासती मादा मौजूद होता है। और वो वरासती मादा किस चीज के अंदर होता है? वो मौजूद होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। और क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स जो है उसे समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये क्रोमोसोम की डायग्राम है। अब इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये क्रोमोसोम है, और यहाँ पे जो है ये इसका दूसरा जो इसका पार्टनर है क्रोमोसोम का वो आपको नजर आ रहा है। और इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे कैपिटल ए लिखा गया है और स्मॉल ए लिखा गया है, इसके ऊपर ये जीन्स मौजूद होती हैं। अब हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ये होता है कि सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये मौजूद होता है। जब एक क्रोमोसोम हो तो हम उसे कहते हैं ये हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। और इसके ऊपर, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो जीन मौजूद होती हैं जो कि विरासत को कंट्रोल करती हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जिस तरह यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम पे इसका पार्टनर मौजूद होता है, उस तरह से न्यूरोस्पोरा के अंदर ना ही ये इसका सेकंड क्रोमोसोम होता है और ना ही इसके ऊपर ये इसका पार्टनर मौजूद होता है। इसका मतलब है कि ये जो पार्टनर होता है जीन का, अगर हम इसकी बात करें कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एलील। और न्यूरोस्पोरा के अंदर जो है, क्योंकि ये हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसका ये वाला जो क्रोमोसोम है ये मौजूद नहीं होता, बल्कि एक ही क्रोमोसोम होता है, तो इसके ऊपर जो इसकी एलील होगी, जो इसका पार्टनर होगा, वो भी मौजूद नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो ब्रेड मोल्ड है, ये जो रेड ब्रेड मोल्ड है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर ये जो जीन होती है जो हर क्रोमोसोम पे होती है वो सिंगल जीन होती है, यानी कि हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर सिंगल जीन मौजूद होती है। ट्रेट से अगर हम बात करें कि ट्रेट क्या है, तो ये जो आपको इसका कलर नजर आ रहा है, ये कलर जो है ये भी एक ट्रेट है, यानी कि ये भी इसके अंदर कलर को हम एक ट्रेट कंसिडर करते हैं। इस तरीके से एक जीन जो है वो एक ट्रेट के लिए मौजूद होती है, और ये क्या है? ये एक हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर इसकी रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल तरीके से भी होती है और सेक्सुअल तरीके से भी होती है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वो रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स शामिल नहीं होते। तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है? वो स्पोर्स के जरिए से होती है। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कस के जरिए होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये आपको एक साइड पे जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है, और दूसरी साइड पे ये आप देख सकते हैं कि ये सर्कल सर्कल से बने हुए हैं। ये जो सर्कुलर सी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये एस्कस है, और जब ये एस्कस जो है किसी दूसरी जगह जाते हैं तो दोबारा से ये रेड ब्रेड मोल्ड जो है या न्यूरोस्पोरा जो है वो ग्रो कर देता है। तो ये जो है एस्कस जो है ये यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, और ये जो है ये इसका जो स्पोर्स हैं ये इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। अब ये जो पूरी फंगस जिसके बारे में हमने स्टडी की है न्यूरोस्पोरा, ये न्यूरोस्पोरा जो है ये बीटल और टेटम ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की थी। और एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया था, अगर हम उसे समझना चाहें तो यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में जो है ये आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट जो है ये पूरा इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन हुआ है, और ये बीटल और टेटम का एक्सपेरिमेंट है। अब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है ये एक टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा है, यानी कि इसके अंदर वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा डले हुए हैं। अब वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा की अगर हम बात करें कि वाइल्ड टाइप होता क्या है, तो वाइल्ड टाइप जो है ये उस टाइप को कहा जाता है जो कि नेचुरली नेचर के अंदर मौजूद होती है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अगर हम स्पीशी की बात करें तो नेचुरली जो उनकी अपीयरेंस है, जो उनकी फिनोटाइप है, जो
आम तौर पे कुदरती तौर पे नेचर में मौजूद है वो वाइल्ड टाइप होती है। यानी कि यहाँ पे न्यूरोस्पोरा जिस तरह से नेचर में मौजूद है वही हमने ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑरेंज सा कलर है जो कि न्यूरोस्पोरा का है, और नीचे जो है ये इसकी क्या चीज मौजूद है, ये इसके मिनिमल मीडियम मौजूद है। अब अगर हम बात करें कि मिनिमल मीडियम क्या होता है, तो मिनिमल मीडियम जो है ये वो मीडियम होता है जिसके अंदर मिनिमम वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो ग्रोथ के लिए, जो उनके बढ़ने के लिए चाहिए होती हैं वाइल्ड टाइप की, जो जो चीजें मिनिमम उन्हें रिक्वायर होती हैं, जिनके बगैर वो ग्रो नहीं कर सकती, वो सब चीजें जब हम प्रोवाइड करते हैं मिनिमल मीडियम में तो हम उसे कहते हैं कि ये मिनिमल मीडियम है। और ये मिनिमल मीडियम किसके लिए है, ये वाइल्ड टाइप के लिए है। अब ये जो मिनिमल मीडियम है इसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो इसे कम से कम ग्रो करने के लिए चाहिए, और जब ये ग्रो करेगा तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके स्पोर्स हैं और ये इसके एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, क्योंकि ये एसेक्सुअल तरीके से यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं इनके ऊपर जो है ये रेडिएशंस पड़ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये रेडिएशंस कौन सी हैं, ये हैं एक्स रेज एंड यूवी रेज, जिसे कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ये जब रेज पड़ती हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप रेड बॉक्स में देखें तो ये लिखा हुआ है क्रिएट म्यूटेशंस, क्योंकि इसकी वजह से ये जब म्यूटेशंस हो जा जब रेज पड़ती हैं तो इन स्पोर्स के अंदर क्या हो जाता है, इनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन कहते हैं कि इनके अंदर जो इनका हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए जो है वो चेंज हो जाएगा, और उसके अंदर जो चेंज होगा वो परमानेंट होगा, और जब परमानेंट चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं कि इनके अंदर म्यूटेशन हो गई है। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे इन्हें लेके इन्होंने यहाँ पे एक कंप्लीट मीडियम के अंदर रखा है। कंप्लीट मीडियम क्या होता है, कंप्लीट मीडियम जो है ये वो मीडियम होता है जिसके अंदर जितनी भी चीजें इस फंगस को ग्रो करने के लिए, इसको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होंगी, वो सारी की सारी मौजूद है। यानी कि एक मिनिमल मीडिया तो सिर्फ वो होता है जिसके अंदर मिनिमम चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं उसको ग्रोथ के लिए, लेकिन कंप्लीट मीडियम में हर चीज जो उसको ग्रोथ के लिए चाहिए, बेशक वो कम मिकदार में हो या ज्यादा मिकदार में हो, वो सारी चीजें कंप्लीट मीडियम के अंदर मौजूद होती हैं। अब कंप्लीट मीडियम में जो है यहाँ पे बेशक ये जब हमने इनके ऊपर रेज डाली हैं, एक्स रेज या इनके अंदर यूवी रेज जब हमने इस पे डाली हैं तो इनके अंदर म्यूटेशन हो गई है, और ये जो स्पोर्स थे ये क्या हो गए हैं, ये म्यूटेंट स्पोर्स हो गए हैं। जिस चीज के अंदर म्यूटेशन होती है उसे हम कहते हैं कि ये म्यूटेंट हो गए हैं, और ये स्पोर्स जो थे ये यहाँ पे म्यूटेंट हो गए हैं। अब ये स्पोर्स जो म्यूटेंट है इसे हमने यहाँ पे जब कंप्लीट मीडियम में रखा तो ये ग्रो करने लग गए। अब म्यूटेशन की वजह से इन पे क्या अफेक्ट है वो यहाँ पे जो है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे उसके अंदर जितनी चीजें उसे ग्रोथ के लिए चाहिए वो सब हमने ऑलरेडी इसे इस मीडियम के अंदर दी हुई हैं। अब ये जो स्पोर्स थे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। अब ये जो स्पोर्स हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो एक साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट मीडियम में इन्होंने ग्रो करवाए हैं, और दूसरी साइड पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है इनको शिफ्ट कर दिया गया है कौन से मीडियम में, मिनिमल मीडियम में। अब यहाँ से जो स्पोर्स थे जिनके ऊपर रेडिएशंस थी और जो पहले ग्रो कर रहे थे ये सारे के सारे इनको इन्होंने लेके मिनिमल मीडियम में शिफ्ट कर दिए, और मिनिमल मीडियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सप्लीमेंट डाले हैं, यानी कि ऐसी चीज डाली है जो इनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, और वो ग्रोथ के लिए जो इन्हें चीजें चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ एक एक चीज डाली गई है। और ये जो चीजें यहाँ पे डल रही हैं अगर हम इनकी बात करें कि ये क्या है, ये अमाइनो एसिड हैं, और अमाइनो एसिड जो है वो ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। और अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, और ये उनका बेसिक यूनिट है। अब अमाइनो एसिड जो है वो सप्लीमेंट के तौर पर डाले जाते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड जब होते हैं तो उनकी ग्रोथ होती है, और हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड डाले हैं। हर टेस्ट ट्यूब के नीचे आप देख सकते हैं कुछ खास किस्म का नेम लिखा गया है। ये जो नेम्स हैं अगर हम इनकी बात करें, कोलाइन वगैरह, आर्जिनिन, ये क्या है, ये अमाइनो एसिड हैं। अब जब इन्हें स्पेसिफिक किस्म के अमाइनो एसिड हर टेस्ट ट्यूब में डाले हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ येलो कलर का आपको मीडियम नजर आ रहा है। ये जो ऑरेंज कलर था जो कि इस ब्रेड मोल्ड का कलर है, ये सिर्फ आर्जिनिन के अंदर शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमने इसके अंदर स्पोर्स डाले थे, जो हमने ऊपर इस्तेमाल किए थे, ये जो स्पोर्स थे यहाँ पे हमने डाले थे, ये सिर्फ जिस टेस्ट ट्यूब में आर्जिनिन है उसमें ग्रो करे हैं, यानी कि स्पोर्स से दोबारा फंगस बन गई है ये ऑरेंज कलर की, लेकिन जो बाकी अमाइनो एसिड हैं उनके अंदर जो है वो इसकी ग्रोथ नहीं हुई। अब ये जो ग्रोथ है जो यहाँ पे हो रही है, इसको फर्दर जब उन्होंने इलेबरेट किया तो उसके लिए यहाँ पे हम अपने सामने एक और डायग्राम लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम मौजूद है, और ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर हमने कहा था कि जीन्स मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जीन यहाँ पे भी मौजूद है, ये जीन क्लस्टर 2 यहाँ लिखा गया है, और जीन क्लस्टर 3 मौजूद है यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे सेकंड जीन है, और यहाँ पे जो है क्लस्टर जीन का मतलब है कि यहाँ पे भी 2 जीन मौजूद है, लेकिन नंबर इसका हमने जीन 3 लिखा है। यहाँ पे ये जो जीन की
प्रोडक्ट बन रही है और ये जो सारा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप यहाँ पे एंड पे देखें तो ये आर्जिनिन बन रहा है। ये आर्जिनिन जो है इसलिए बताया गया है क्योंकि वो जो म्यूटेंट स्ट्रेन थे, म्यूटेंट स्ट्रेन जिन पे रेडिएशंस डाली थी, जब वो वाले स्पोर्स हमने आर्जिनिन उसमें सप्लाई की थी तो वो जो म्यूटेंट आर्जिनिन थे सिर्फ उसके अंदर ग्रोथ हुई थी। इसका मतलब है कि आर्जिनिन जो है वो इंपॉर्टेंट है उसकी ग्रोथ के लिए। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये आर्जिनिन जो है इसका पूरा जो बायोकेमिकल पाथवे है कि ये किस तरह से बनती है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लस्टर्स जो हैं वो 3 एरियाज में दिखाए गए हैं और इन 3 एरियाज में ये जो क्लस्टर है उसमें 3 जीन बताई गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने सामने लिख भी लें कि जीन 1, जीन 2 और जीन 3 जो है वो कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जीन 1 जो है ये O को शो कर रहा है, जीन 2 जो है वो C और जीन 3 जो है वो A को शो कर रहा है। इसमें से O जो है वो ऑर्निथिन जो है उसकी के लिए हमने लिखा है, C जो है वो सेट्रोलिन के लिए है, A जो है वो आर्जिनिन के लिए है। अब यहाँ पे जब आप देखें जब रेस डलती हैं, जब रेस पड़ती हैं एक्सरेज की या यूवी रेस की, और अगर वो इस जीन को अफेक्ट कर दें, यहाँ पे म्यूटेशन कॉज कर दें, यहाँ पे चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑर्निथिन होगा, जो ये जो कंपाउंड है ये नहीं बनेगा। और जब ऑर्निथिन कंपाउंड नहीं बन रहा तो इसका क्या मतलब है कि जो आगे का प्रोसेस है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्निथिन से आगे सेट्रोलिन ने बनना है, सेट्रोलिन से आगे आर्जिनोसक्सिनेट ने बनना है, सक्सिनेट ने बनना है और आर्जिनोसक्सिनेट से आगे आर्जिनिन ने बनना है। और अगर जीन 1 ही अफेक्ट हो गई है रेस की वजह से तो ये जो आगे का प्रोसेस है ये नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर हम ऑर्निथिन जो है ये खुद डाल दें उस मीडियम के अंदर तो ये जो आगे का प्रोसेस है ये दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जीन 2 जो है इस पे म्यूटेशन हो जाए तो फिर भी ये प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोबारा से सेट्रोलिन जो है ये खुद मीडियम में डाल देंगे तो आगे का प्रोसेस जो है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में म्यूटेशन हो और ये दोनों ना बन रहे हो और अगर हम मीडियम में आर्जिनिन डाल दें, जिस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट में आर्जिनिन जब डाला था तो ग्रोथ हो गई थी फंगस की, इस तरीके से अगर हम आर्जिनिन डाल दें जो कि जीन 3 को कंट्रोल, जिसको जीन 3 जो है वो कंट्रोल कर रही है, तो इसका मतलब है कि उस फंगस की जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो सारे स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट है इसका मतलब है कि ये जो जीन है ये कुछ एक किस्म का मॉलिक्यूल बनाती है जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है। जीन 2 जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये एक खास किस्म का मॉलिक्यूल बनाती है जिसकी वजह से प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है, और जीन 3 जो है वो एक खास किस्म का मॉलिक्यूल बनाती है। और ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं अगर हम इनकी बात करें कि सिंगल जीन जो है वो एक खास किस्म का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रही है और इस मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है, इस मॉलिक्यूल की वजह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है। तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल एंजाइम है। और इसका मतलब है कि हर जीन जो है वो एक खास किस्म का एंजाइम बनाती है। और इस जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसके बाद इन्होंने जो दिया था एंड वो क्या था कि 1 जीन जो है वो 1 एंजाइम हाइपोथेसिस जो है वो इन्होंने पेश किया था कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम को कंट्रोल करती है, उसकी सिंथेसिस को कंट्रोल कर रही होती है। और ये जो हाइपोथेसिस था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, ये जो था ये बीटल और टेटम ने दिया था। और बीटल और टेटम ने न्यूरोस्पोरा पे जो है वो एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है। ये तो है एक्सपेरिमेंट ऑफ बीटल एंड टेटम ऑन न्यूरोस्पोरा के बारे में जो कि आज हमने पढ़ा है।